एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेल वाली जो यूनिट चल रही थी उसका चैप्टर 2, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमें पता ही है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। फिर आप कभी ये नहीं लगा, आप आश्चर्यचकित नहीं हुए कि कैसे एक सिंगल सेल से हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स की। Indeed, of all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to two daughter cells each time. अब ये कह रहे हैं हर सेल रिप्रोड्यूस करता है, डिवाइड करता है दो सेल्स में, और हर बार जो एक पेरेंटल सेल होता है, हर एक पेरेंटल सेल से क्या मिलते हैं, दो डॉटर सेल्स मिलते हैं। ईच टाइम दे डिवाइड, जब भी वो डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, पेरेंटल सेल। जब इसने डिवाइड करा तो ये है क्या है, इसकी दो डॉटर सेल्स। ठीक है, जब ये इसकी डॉटर सेल्स हैं, जब ये डॉटर सेल्स डिवाइड करेंगी तो ये पेरेंटल सेल बन जाएंगी और फिर इसके दो सेल्स ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फिर इसकी डॉटर सेल्स कहलाएंगी और ये क्या बन जाएगी, इसकी पेरेंटल सेल बन जाएगा। तो जब भी पेरेंटल सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है, हमेशा वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide। अब ये जो नई डॉटर सेल्स बनी हैं ये खुद ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं और फिर से दो नए सेल का पॉपुलेशन को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड द डिवीजन एट अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में बात की जाए तो सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। तो ये जो साइकिल है ग्रोथ की और डिवीजन की, इससे क्या होता है, एक सिंगल सेल क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बना लेता है सेल का जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसी ग्रोथ, इसी साइकिल के वजह से तो हम पढ़ने जा रहे हैं वही सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल डिवीजन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, जब सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल की ग्रोथ होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या जब सेल डिवीजन हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगी। अब ये जितने भी प्रोसेस हैं कौन कौन से, जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, hence have to take place in a coordinate way to ensure the correct division and the formation of progeny cells containing the intact genome। अब ये कह रहे हैं हमारे कौन से तीनों प्रोसेस, सेल का डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये सब, ये तीनों बेसिक, ये तीनों कैसे होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलनी चाहिए। ये नहीं कि एक पहले हो गया और एक बाद में हो रहा है। अगर ऐसे होगा तो प्रोसेस वो क्या हो जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बेकार रहेगा। तो जितने भी ये तीनों प्रोसेस हैं ये कोऑर्डिनेटली होने चाहिए अगर हमें सेल डिवीजन अच्छे से, हमारी सेल साइकिल अच्छे से परफॉर्म होनी चाहिए। The sequence of the event by which cell duplicate its genome, synthesize the other constituents of the cell and they eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। तो यहाँ से क्या मिलती है हमें, सेल साइकिल की डेफिनेशन मिलती है। इसे दूसरे कलर से हम हाईलाइट करते हैं, क्या है देखो, द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस सारे इवेंट्स का जिसके थ्रू क्या होता है, सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, मतलब जेनेटिक मटेरियल को, सिंथेसाइज करता है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के जैसे कि उसके सेल ऑर्गेनेलीज, और लास्ट में इवेंचुअली डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज सेल साइकिल, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेल साइकिल है। क्या क्या होगी कि सीक्वेंस जो भी इवेंट ये होता है जिसमें सेल डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा जो जो से चाहिए, फिर इवेंचुअली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। जब तक अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती तो वो सेल साइकिल पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है सेल साइकिल होने के लिए। ऑल दो जो सेल ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर हम बात करें कि सेल ग्रोथ करा है, साइटोप्लाज्मिक मतलब जिसका अमाउंट है साइटोप्लाज्म का, उसके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। DNA synthesis occurs only during the स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। अब जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है, ये नहीं कि पूरी सेल साइकिल के टाइम पे ही डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है मतलब डीएनए, अब समझ रहे हो डीएनए को और क्या कहा जा रहा है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। तो यही चीज़ें हमें याद रखनी होती है। अब वो लिख दे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम किस स्टेज पे क्या करते हैं,
कौन सी स्पेसिफिक साइकिल पे वो सिंथेसाइज होता है। पूछ ले रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, अब किसी बच्चे को पता ही नहीं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है क्या, तो उन्होंने बता रखा है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मतलब डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल। तो क्या होता है, डीएनए को रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम भी कहा जाता है। फिर क्या होते हैं, ये जब रेप्लिकेट हो जाता है उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लियाई में एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, जिस इवेंट के थ्रू होता है वो होता है सेल डिवीजन। तो डीएनए सिंथेसिस होगा एक स्पेसिफिक स्टेज में होगा सेल साइकिल की, फिर वो डिवाइड होगा डॉटर सेल्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और जब वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में उसको सेल डिवीजन कहा जाता है। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सारे इवेंट क्या है, सारे जेनेटिक कंट्रोल के अंदर हैं ये सारे इवेंट्स। अब क्या क्या फेजेस हैं सेल साइकिल की। Phases of a cell cycle. A typical eukaryotic cell is illustrated by the human cell in a culture. यहाँ पे बताए गए हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं, उसमें भी क्या एक टिपिकल ह्यूमन सेल। These cells divide once in approximately every 24 hours. ये जो सेल्स होते हैं हर 24 घंटे हैं, हर 24 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली एक बार डिवीजन करते हैं। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. और ये जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप, और सेल टाइप पे भी डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल डिपेंड्स ऑन व्हाट, या कैसे कर रही है, तो वेरी करती है किस बेसिस पे, दो बेसिस पे, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरा है फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप की सेल कौन सा है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप की दो चीज़ें हैं, इसके वजह से इन दो कारणों की वजह से जो ड्यूरेशन है वो सेल साइकिल का हमें अलग अलग देखने मिलता है। ईस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल की बात दी गई है, एग्जाम्पल दिया है ईस्ट का। फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो ईस्ट ये PY को पूछा गया है कि ईस्ट की ड्यूरेशन क्या है, वो है 90 मिनट्स। और द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, और जो बेसिकली जो सेल साइकिल है उसको 2 फेजेस में बांटा गया है। जो सबसे पहली फेज़ है वो है हमारी इंटरफेज एंड एम फेज। क्या है, इंटरफेज और एम फेज, दो फेजेस में इसको बांटा गया। देखो यहाँ देखते हैं, तो जो इंटरफेज है ना उसके अंदर आती है हमारी G1, S एंड G2। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, ये जो फेज़ है यहाँ तक इतनी, ये हमारी इंटरफेस के अंदर आती है। क्या क्या है इसके अंदर, G1 फिर S फिर G2। ये डायग्राम पता दिमाग में रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। फिर है हमारी एम फेज़, ये है देखो एम फेज़ दिखाया गया। जब क्या होता है, बेसिकली सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड वाली कंडीशन क्या आती है, जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम एम फेज़, यानी माइटोसिस फेज़। ये होती है G0 फेज़ एक हमारी। ये बेसिकली ऐसे पार्ट नहीं लेती, लेकिन जो सेल्स होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे जिनको डिवीजन नहीं करना होता वो इस स्टेज में चले जाते हैं, G0 स्टेज में। अब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हमें इसका सीक्वेंस याद नहीं होगा। देखो पहले प्रोफेज, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो और फिर साइटोकाइनेसिस होता है मतलब जो सेल के अंदर जो चीज़ें बनी थी पूरा यहाँ इसका डिवीजन हो जाना, ये पूरा बट जाना। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे। The M phase represent the phase when the actual cell division or the mitosis occur। वही बता रहा है M phase क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्चुअल फेज जब क्या होता है सेल डिवीजन होता है या फिर माइटोसिस होता है। एंड द इंटरफेज, और जो इंटरफेज है रिप्रेजेंट करती है वो फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज। अब समझे, 2 सक्सेसिव M फेज के बीच की जो फेज है उसे इंटरफेज क्यों कहा जाता है। देखो ये सेल साइकिल चली, यहाँ M फेज आई, उसके बाद फिर जब दूसरी साइकिल होगी उसके लिए ये पूरी फेज होके आएगी। तो जो 2 सक्सेसिव एम फेज़ के बीच की जो वो फेज़ है उसके कहा गया है इंटरफेज़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एम फेज़ रिप्रेजेंट करती है द फेज़ बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज़। 2 सक्सेसिव एम फेज़ के बीच की जो फेज़ है उसको इंटरफेज़ कहा जा रहा है। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन जो होता है, तुम कहा थे, इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट जो 24 एवरेज है ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ह्यूमन सेल के लिए। तो देखो अभी उन्होंने बता दिया ईस्ट के लिए कितने लग रहे थे, 90 मिनट, और ह्यूमन सेल की बात की जाए तो वहाँ कितने लग रहे हैं, 24 आवर्स ह्यूमन के लिए। तो ये हमें याद रखना है, ये PY में पूछे गए हैं।
जो ड्यूरेशन है, एवरेज ड्यूरेशन 24 घंटे, उसमें जो सेल डिवीजन है वो प्रॉपर लास्ट कर रहा है ओनली अबाउट एन आवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे कि कितने घंटे होता है, सिर्फ ऑलमोस्ट अबाउट एन आवर सेल डिवीजन होता है। ये पूछते हैं सेल डिवीजन कितने ड्यूरेशन का होता है, अबाउट एन आवर, केवल 1 घंटे का। वहीं पर जो इंटरफेज होती है वो मोर देन 95% ड्यूरेशन लेके चलती है सेल साइकिल का। ये PYQ है, जब PYQ सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ क्वेश्चन मिलेगा। तो सब इससे क्या पता चलता है कि इंटरफेज जो है आधे से ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है, इंटरफेज में जाता है। सेल तैयारी करने में लगाता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करने में लगाता है। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कैसे स्टार्ट होती है, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, इसलिए एम फेज को कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन होना। इसलिए एम फेज को कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ ही आ गया होगा, क्योंकि एम फेज स्टार्ट कैसे हो रही है, न्यूक्लियर डिवीजन से ही स्टार्ट होती है। करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स, और क्या होता है उसमें, डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड में डिवीजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस समझ आ गया होगा होपफुली। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, वहाँ पे जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेपरेशन हो जाता है डॉटर क्रोमोसोम्स का, जो रेप्लिकेट हुआ, मान लो ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, अब ये रेप्लिकेट होगा तो इसकी कॉपी एक और बनती है ऐसी, तो यही होते हैं इसकी डॉटर क्रोमोसोम, फिर ये अलग हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस में ये सारे प्रोसेस होते हैं, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो जाता है। द इंटरफेज जो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, और इंटरफेज को क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज कहा जाता है। आप समझ ही आ गया होगा क्यों कहा जाता है, मैंने भी बताया था। इंटरफेज सबसे ज़्यादा है, 95% लेके चलती है ड्यूरेशन। क्यों, इस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, रेस्ट मोड में होता है कि हाँ भाई उसको आगे जाकर डिवीजन करना है, तो उस चीज़ के लिए जो जो आवश्यकता है वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर लूँ, तो वो सब कहाँ होता है, इंटरफेज में होता है। इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच, ये वो टाइम है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, बाय अंडर गोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन। तो इससे क्या पता चलता है, इंटरफेज में सेल ग्रोथ और DNA रेप्लिकेशन दोनों होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि क्या होता है इंटरफेज में, सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर, और कैसे, एक ऑर्डरली मैनर में। तो ये नहीं कि कोई पहले हो गया कि सेल ग्रोथ पहले हो जाए, DNA रेप्लिकेशन बाद में हो जाए, DNA रेप्लिकेशन पहले हो गई सेल ग्रोथ बाद में हो गई, नहीं, एक ऑर्डरली सिक्वेंस में ये चीज़ें होती हैं। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इंटू 3 फर्दर फेजेस। इंटरफेजेस को फर्दर 3 फेजेस में आगे बांटा गया है, जो भी हमने पढ़ी थी ऊपर, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। S फेज से मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और यहीं पे क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। अभी हम पढ़ते हैं, G1 है हमारी गैप 1 फेज, S फेज है सिंथेसिस फेज, G2 है हमारी गैप 2 फेज। जो G1 फेज है करस्पॉन्ड करती है टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। किस चीज के बीच का गैप है, कि माइटोसिस जो हुआ है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस के बीच का और इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। अभी मैंने बताया DNA रेप्लिकेशन कब होता है, S फेज में। तो हमारी जो साइकिल होती है, एक बार देखो ऐसे होती है ना, ये ऐसे 3 फेजेस में बटी हुई है, ये है G1, ये है S और ये है G2, और ये है हमारी M फेज, ठीक है, ये G2 है इधर वाली। तो हमने, इन्होंने कहा है G1 क्या है, G1 क्या है, इंटरवल है, दो किस चीज़ों के बीच का इंटरवल है, तुम्हें दिख रहा होगा, एम फेज और एस फेज का इंटरवल है, वही इन्होंने लिखा है। G1 मतलब गैप 1 फेज करस्पॉन्ड करती है इंटरवल माइटोसिस, ये है माइटोसिस फेज, और इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन मतलब एस फेज की बात की गई है, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन का होता है एस फेज के बीच में होता है। तो तभी मैंने कहा था वो ऊपर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो यहाँ से समझ आ गया, G1 वो फेज़ है जो कहाँ मिलने वाली है, M और S के बीच में। M क्या है हमारी माइटोसिस फेज़, और S क्या है सिंथेसिस फेज़, जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग G1 फेज़ में क्या होता है, जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, कि जब रेस्टिंग है तो वहाँ पे इनएक्टिव पड़ा होगा, नहीं, रेस्टिंग फेज़ का फेज़ तो है G1, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है वहाँ पे। एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, और कंटिन्यूसली ग्रो करता है लेकिन अपना DNA रेप्लिकेट नहीं करता। DNA रेप्लिकेट कहाँ होगा, उसका DNA रेप्लिकेट होगा S फेज में। S और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। S फेज और सिंथेसिस फेज वो फेज है जब वहाँ पे क्या होगा, DNA का सिंथेसिस होगा या फिर रेप्लिकेशन होगा।
ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में क्या होता है, जो अमाउंट है डीएनए का पर सेल्स डबल हो जाता है। वही अभी हमने पढ़ा था कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगी, रेप्लिकेट होके डिवाइड होंगी, ठीक है। मान लो ये सेल था, तो एस फेज में क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए का अमाउंट पर सेल डबल हुआ। ये आफ्टर हम बोल सकते हैं एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज, इस टाइम पे है। एस फेज की है ये, जब एस फेज चल रही है। तो क्या हो रहा है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो हर सेल में डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे। डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे तो उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि जो अमाउंट है डीएनए पर सेल, देखो पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेल में डबल होता है पर सेल। अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का डिनोट किया गया था, तो कहाँ थे कि जो इनिशियल अमाउंट है डीएनए का, जब उसको डिनोट किया गया अगर 2C से, मान लो ये सेल था, ये कब का सेल है तुम्हारा, G1 फेज़ का, ठीक है। इसके जो अमाउंट है यहाँ पे डीएनए को मैंने 2C से डिनोट करा, देन इट्स इंक्रीजेस टू 4C। और यहाँ पे नीचे ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये इधर, ये अब इसको मैं डिनोट करूँगी 4C से। क्यों? क्योंकि एस फेज़ में क्या हुआ, डॉटर क्रोमोसोम और बने, डीएनए का अमाउंट रेप्लिकेट हुआ, तो 2C से वो चीज़ 4C हो गई। समझे कि एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है पर सेल, हर एक सेल में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। अगर मान लो पहले यहाँ 2C कंटेंट था तो अब उसका 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। अब तुम कंफ्यूज मत होना कि क्रोमोसोम तो बढ़ गया, नहीं, ये इसके डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, इसने इसको चीज़ को रेप्लिकेट करा है, ये आगे जाके डिवाइड होना है। क्रोमोसोम अभी भी इसको पूरा काउंट किया जाएगा, तो इस क्रोमोसोम को एक ही काउंट किया जाएगा कि एक ही है, जब तक वो अलग नहीं होगा अपने पेरेंटल क्रोमोसोम से। अब ये जो हमारा सेल है ये डिवाइड होता है, तभी तो हम इसको बोलते हैं कि 2 सेल्स बने हैं, 2 हमें पता है डिवीजन इसमें से ही होना है, लेकिन जब तक ये अलग नहीं होते तब तक इनको हम अलग काउंट नहीं करते। ये क्या बोला गया है, इसलिए कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने वाला है, लेकिन जो डीएनए है पर सेल वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर सेम कैसे है, क्योंकि वो उसके डॉटर क्रोमोसोम्स है और अपने पेरेंट सेल से वो अभी अलग नहीं हुए। इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर, अगर सेल डिप्लॉयड है उसका 2n नंबर है क्रोमोसोम का एट G1 पे, इवन आफ्टर द एस फेज जो नंबर है क्रोमोसोम का वो सेम ही रहेगा, दैट इज़ 2n। देखो ये डिप्लॉयड 2n थी, यहाँ पे डिप्लॉयड था G1 में, और यहाँ पे भी 2n ही रहेगी, ये 4n नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसकी डॉटर क्रोमोसोम्स हैं। ये डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये याद रखने के लिए कि ये डॉटर क्रोमोसोम्स होती हैं, ये इंटैक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं हुई हैं, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, डीएनए पर सेल डबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ से कि G1 और एस फेज में क्या डिफरेंस आता है। इन एनिमल सेल्स अगर बात कर, होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं फिर इसको दोबारा समझा दूँगी। इन एनिमल सेल जो ड्यूरिंग द एस फेज, अब एनिमल सेल में क्या होता है एस फेज के समय पे, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट हो चुका होता है, और जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं वो साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे बच्चे स्किप कर देते हैं, और ये पीवाईक्यू में बहुत बार आई है, बहुत बार पूछी गई है। कि देखो अब सबको पता है कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होना है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट, कौन सा ऑर्गेनेली डुप्लीकेट कर रहा है एस फेज में, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस फेज में कौन सा ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होता है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। और कहाँ होगा, वो साइटोप्लाज्म में होगा। पूछ लेगा डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होने वाला है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होने वाला है, तो डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस में, लेकिन सेंट्रियोल कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये पीवाईक्यू पूछा भी है, वो हर बार पूछता है और आगे भी पूछा ही जाएगा। अब ड्यूरिंग द G2, जब G2 फेज आती है तो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जो आवश्यक हैं आगे माइटोसिस कराने के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, और सेल ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। सेल ग्रोथ कहीं भी रुकी नहीं है, सेल ग्रोथ चल ही रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। इंटरफेज में क्या होता है ये पढ़ा था कि अंडर गोइंग बोथ सेल ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों चीज़ होती है वहाँ पे। तो ये नहीं सोचना है कि इंटरफेज रेस्टिंग फेज़ है और कि सेल वहाँ पे आराम से पड़ा हुआ होगा, नहीं, इंटरफेज है, रेस्टिंग फेज़ है।
दो सक्सेसिव माइटोसिस के बीच की फेज़ है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, सेल ग्रोथ होती है कंटिन्यूसली और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। लेकिन सेल ग्रोथ पूरे हर फेज़ में कंटिन्यूस है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है पर्टिकुलरली एक फेज़ में होता है, वो है हमारी सिंथेसिस फेज़। और सिंथेसिस फेज़ में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट करेगा, साइटोप्लाज्म में। डीएनए कहाँ डुप्लीकेट करेगा, न्यूक्लियस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G1 फेज़ में अगर डीएनए का अमाउंट 2C है तो S फेज़ में वो 4C हो जाएगा। मतलब जो डीएनए होता है पर सेल डबल करता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। और ये मैंने अभी समझाया क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट क्यों कहा जाता है। अभी तक हमने इतना पढ़ा, होपफुली इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division. अब कुछ सेल्स हैं एडल्ट एनिमल में कि वो डिवीजन नहीं करते, जैसे हमारे हार्ट सेल्स। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, और ऐसे कुछ सेल होते हैं जो ओकेजनली कभी कभी डिवाइड करते हैं जब उनकी आवश्यकता पड़ती है बॉडी में रिप्लेस करने की। जब वो लॉस हो चुके हों इंजरी में या सेल डेथ हो चुके हो और उनको रिप्लेस करना है, तब वो डिवीजन करेंगे। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करते वो G1 फेज को एग्जिट करके कहाँ पहुँच जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज में, जो है क्यूसेंट स्टेज, जिसे G0 स्टेज कहा जाता है सेल साइकिल की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसी है, इनएक्टिव स्टेज है, इसमें इनएक्टिव होगा सेल इन दिस स्टेट रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। लेकिन देखो G0 कैसी स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन फिर भी मेटाबॉलिकली जो सेल होता है वो एक्टिव होता है। मतलब जो भी किसी लिविंग कंडीशन को, लिविंग चीज़ को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस आवश्यक हैं वो उसके अंदर चलती रहती हैं, तभी कहा गया है मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब भी यही है, जो उसे ज़रूरी है, जो रिएक्शंस होनी चाहिए बॉडी के अंदर टू मेंटेन दैट लिविंग स्टेट, वो वहाँ पे कंटिन्यूसली उसके अंदर चलती रहती हैं। बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू। लेकिन नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब वो डिवीजन नहीं करता जब तक उसको कहा नहीं जाए या जब तक उसकी आवश्यकता ना पड़े किसी ऑर्गेनिज्म में कि उनको डिवाइड होना है, तब तक वो डिवाइड नहीं करते। G0 भले ही इनएक्टिव स्टेज है, उसे क्यूसेंट स्टेज कहा जाता है, लेकिन दो उसके अंदर फिर भी सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। इन एन एनिमल, जब अगर एनिमल में बात करें तो माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो सिर्फ कहाँ देखने मिलता है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। However, there is a few exception to this where the haploid cell divide by the mitosis। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि जहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी, हमने मेल हनी बी, यहाँ तो नहीं, अभी जो बच्चे 12th करके पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि मेल हनी बी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो कैसे बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। तो इसलिए जब आगे उनकी प्रोजेनी बनती है वो माइटोसिस से बनती है। अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से PYQ पूछा गया है। और ऐसी लाइन से क्वेश्चन आते हैं जहाँ बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि अरे बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ लिया। अब देखो क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स में क्या देखने मिलता है कि माइटोसिस डिवीजन दोनों में देखने मिलेगा तुमको, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में। From your recollection of the examples of alternation of generation in plants, identify plant species in the stages at which mitosis is seen in the haploid cells। अभी चैप्टर 3 मतलब प्लांट किंगडम की बात करें, उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं जहाँ देखते हैं कि कुछ सेक्शन कि वहाँ पे डिप्लॉयड साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ये सब पढ़ते हैं। चलते हैं अब एम फेज की तरफ। एम फेज क्या है, जो हमारी एम फेज़ है ना वो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज कौन सी है सेल साइकिल की, दैट इज एम फेज, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। Since the number of the chromosome in the parent and the progeny cell is the same, it is also called the equivalent division। अब ये कह रहा है इसे मोस्ट ड्रामेटिक सेल पीरियड कहा जाता है सेल साइकिल का। इसके अंदर सारे रीऑर्गेनाइजेशन होती है सारे कंपोनेंट्स की, और इसमें क्या होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहेंगे पेरेंट में और उसकी प्रोजेनी सेल्स में। प्रोजेनी सेल्स, अब ये मत समझना कि वो तो हमें पता ही है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाला था, वो इंटरफेज की बात चल रही थी। अब एम फेज़ में आ गए और एम फेज़ में भी हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं। और माइटोसिस में कब की बात की जा रही है, जब सेल डिवाइड कर चुका होगा। तो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम था इसके पास 2n, तो यहाँ पे भी 2n क्रोमोसोम रहने वाले हैं। ये होता है माइटोसिस डिवीजन में या फिर इक्वेशनल डिवीजन में। इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है।
Though for convenience, mitosis is being divided into 4 stages of the nuclear division. हमारी convenience, हमारी सहूलियत के हिसाब से mitosis को 4 stages में nuclear division की बांट दिया गया है. That is karyokinesis, मतलब nuclear division. It is very essential to understand that cell division एक progressive process है and very clear cut lines यहाँ पे draw नहीं की जा सकती. मतलब एकदम proper अच्छे से differentiation नहीं किया जा सकता कि कौन सी फेज़ कहाँ ख़त्म हो रही है, कौन सी फेज़ स्टार्ट हो जा रही है. कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व द 4 स्टेजेस. कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस आते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो ये फेजेस के नाम भी हमें याद होने चाहिए. कौन सी फेजेस हो गई? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली फेज, दैट इज़ प्रोफेज. जो प्रोफेज है ना, वो फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन की, वो भी माइटोसिस में. ठीक है, माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2 फेज. अब इसने क्यों कहा कि वो एस और G2 फेज को फॉलो करती है? ये क्या थी? G1, ये थी एस और ये थी हमारी G2. ये थी हमारी एम फेज. एम फेज में सबसे पहले है हमारी प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज और फिर है टीलोफेज. फिर ये थी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस. ठीक है, ऐसे ही था कुछ पूरा. तो इन्होंने कहा है जो कैरियोकाइनेसिस हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेज पढ़ रहे हैं, वो क्या है? एस और G2 फेज को फॉलो करती हुई आती है. समझ रहे हो? एस और G2 फेज को फॉलो मतलब इन दोनों के बाद मिलेगी, ये दोनों होंगी, उसके बाद तुम्हें देखने मिलेगी प्रोफेज. समझ पा रहे होगे? ये देखो यहाँ डायग्राम से समझो. ये एस है, G2 है, उसके बाद क्या है? प्रोफेज. इसलिए कहा गया है फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज. इंटरफेज की एस और G2 फेज को फॉलो करती है प्रोफेज. ऐसी लाइन से बहुत घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है. अगर एस और G2 फेज की बात की जाए, द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड. कि जो नया DNA मॉलिक्यूल बनता है ना, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब उनको तुम अपने एकदम अलग से डिफ्रेंशिएट करके नहीं दे सकते. आपस में इंटरवाइंड एकदम जुड़े हुए, उलझे हुए होते हैं. तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल. तो प्रोफेज स्टार्ट कैसे होती है, हमें कैसे पता चलता है? उसमें हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल था, जो इंटरवाइंड आपस में उलझे हुए थे, क्या होने लगता है? उसका कंडेंसेशन होने लगता है. मतलब वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा क्लियरली विजिबल होने लगता है. तो प्रोफेज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोफेज कैसे स्टार्ट हो रही है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो प्रोफेज इज मार्क्ड by the initiation of the condensation of the chromosomal material. The chromosomal material becomes untangled. क्या होता है? उलझा हुआ था, tangle फिर अब क्या होता है? सुलझने लगता है during the process of the chromatin condensation. chromatin material जो होता है हमारा कंडेंस होने लगता है, जो उलझे हुए होते हैं वो अनटेंगल होने लगते हैं. अब जो सेंट्रोजोम है, विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज. हमने पढ़ा था सेंट्रोजोम का कहाँ पे होने वाला था डिप्लीकेशन? एस फेज में, वो भी साइटोप्लाज्म में. तो जब सेंट्रोजोम था जिसका डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज के टाइम पे, इंटरफेज की, वो कहाँ जाएगा? अब मूव करेगा अपोजिट पोल्स की तरफ ऑफ द सेल. तो इमेजिन करो जैसे ये तुम्हारा यहाँ सेंट्रियोल थे, तो अभी अपोजिट पोल्स की तरफ ऐसे जाने लगेंगे, ये डुप्लीकेट हुए थे. द कम्प्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन बी मार्क. अब देखो इनिशिएशन बताएं, इनिशिएशन कैसे मार्क्ड होगा? कि वहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा. अब ये कैसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब प्रोफेज हमारी ख़त्म हो चुकी है? तो वो बताया कि कंप्लीशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद रखने की. कंप्लीशन कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है? तो ये क्या है हमारे, अब हमें देखने की कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैसे मार्क किया जाएगा. तो पहला है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो चुका होगा, वहाँ पे कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम आ चुके होंगे. क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेर. और हमें कैसे दिख रहे होंगे? क्रोमैटिड्स दिख रहे होंगे कि उसके पास क्रोमैटिड्स हैं और सेंट्रोमेर के थ्रू अटैच्ड हैं. सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज. जो सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन के हुआ था इंटरफेज के टाइम, अब वो क्या करेगा? अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगेगा सेल के. और ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स. और यहाँ से क्या निकलने लगेंगे? ऐसे ऐसे, ये हमारा सेंट्रोजोम था, सेंट्रोजोम से ऐसे क्या निकलने लगेंगे? हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगेंगे. द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोटिक एपरेटस कौन बनाता है? 2 एस्टर और साथ में किसके? स्पिंडल फाइबर के साथ मिलके बनाता है माइटोटिक एपरेटस. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोटिक एपरेटस कैसे बनता है. तो 2 एस्टर, एस्टर कहाँ से निकले? जो सेंट्रोजोम है हमारा, वहाँ से जो माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं, ये हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं सेंट्रोजोम से, ये क्या है? सेंट्रोजोम है.
सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल जो निकल रहा है उनको कहा जा रहा है साथ में एस्टर। ठीक है, तो जो दो एस्टर साथ में किसके साथ मिलके, स्पिंडल फाइबर के साथ मिलके बनाते हैं हमारा माइटोटिक एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको याद रखना। तो यहाँ पे ये जो पूरा है, और सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें वहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ से डिसअपियर हो चुके हैं, सारे ऑर्गेनली वहाँ का क्रोमोजोमल जो मटीरियल है वो कंडेंस होने लगा है और हमें कैसे दिखने लगा है, क्रोमैटिड फाइबर्स में दिखने लगे। देखो दिखा रहा है ना कंडेंसेशन होना। अर्ली प्रोफेज में था, उतने डिस्टिंक्टली मार्क नहीं थे। नेक्स्ट में देखो यहाँ क्या दिख रहा है, दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं, क्रोमोजोम में ऐसे दिखने लगेगा पूरा। तो ये अर्ली, अब ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार डायग्रामेटिकली, हर बार तो नहीं लेकिन रिपीटेडली पूछा जाता है कि कौन सी फेज को रिप्रेजेंट करा है। जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो तुम देखोगे ये क्या है, अर्ली प्रोफेज, और ये क्या है, लेट प्रोफेज। तो ऐसे ही देखने मिलती है। अर्ली प्रोफेज में क्या था, कोई भी चीज़ें इतनी क्लियरली विजिबल नहीं थी। इसमें देखो क्रोमोजोम अच्छे से विजिबल होने लगे। तो ये हमने कंप्लीट करी है अपनी पहली प्रोफेज। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, मेटाफेज से। ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि मुझे थोड़ा काम है वो करना है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे मेटाफेज से। तब तक इतना पोर्शन प्लीज़ पढ़ लेना। अगर तुम्हें इसमें कुछ समझ ना आए कि एस फेज में क्या हो रहा था या फिर इसमें क्या हुआ है तो बता देना, मैं उसको दोबारा समझा दूँगी। इस वीडियो के नीचे ही तुम कमेंट कर देना, मैं दोबारा उसको कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उसमें तुम्हें अच्छे से उस चीज़ को मैं क्लियर कर पाऊँ। तब तक इसको पूरा रीड आउट कर लेना और मेटाफेज से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी कि बच्चे होते हैं कि हाँ तुम लोग को पता है कि तुम लोग बोलते हो कि दी स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी बना दो। ठीक है, स्ट्रैटेजी पूछना मैंने बताया है कि जो स्ट्रैटेजी होती है ना तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। क्योंकि जो सक्सेस है ना वो तुम खुद अटेन करने वाले हो, खुद पाने वाले हो। तो तुम्हें पता है कि उस चीज़ को पाने के लिए मैं क्या रास्ता चुनूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शंस क्या है, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, अपना गोल क्लियर रखो, रोज़ का शेड्यूल बनाओ कि हाँ मुझे आज ये चीज़ करनी है तो मुझे ये चीज़ किसी भी हालत में करनी है, ये नहीं मैं उसको टालूंगा नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तुम्हारी है। तो रास्ता भी तुम ही बनाओगे, चलना भी तुम नहीं, उस पर कोई तीसरा आके तुम्हें नहीं बताएगा कि ऐसे रास्ता बना लो, उस पर ऐसे चल लो। हाँ, जहाँ तुम अटक जाओ, जहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किसी से हेल्प ले सकते हो, उसकी गाइडेंस मांग सकते हो कि मैं यहाँ फंस गया हूँ तो मैं इस चीज़ से ओवरकम कैसे करूँ। ये नहीं कि आप हाँ भाई पूरा रास्ता तुम ही बना दो बस मैं उस पर चलूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो काम हमें करना है ना, हमें पता है कि हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमताएं पता होती हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता। हम अपने लिए, हमें अपनी कमियां ना सबसे ज़्यादा हम खुद ही को जानते हैं। तो हमारी कमियां भी सिर्फ हमें पता होती हैं, किसी तीसरे को नहीं पता होगी। तो उन अपनी कमियों पे काम करो और सोचो कि मैं कैसे उस चीज़ को और अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो नीट एग्ज़ाम है वो पूरा NCERT बेस्ड होता है, NCERT पे फोकस होता है। तो जितना तुम NCERT पढ़ोगे, जितना NCERT ओरिएंटेड चीज़ें सॉल्व करोगे, जितना NCERT पे फोकस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। और तुम खुद देखोगे तुम्हारे मार्क्स भी ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे। बस शर्त ये है कि तुम NCERT पढ़ो और NCERT कंटिन्यूसली रिवाइज करो। रिवीजन तो मस्ट है, बिना रिवीजन की चीज़ें कभी नहीं हो पाती। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चलो जब तक के लिए पढ़ लेना जितना भी पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे से। तब तक के लिए बाय बाय।